सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। इधर एसएससी जीडी, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा और किसी भी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न का चल रहा है प्रक्रिया, सीधा एक एक लाइन वाला एकदम सुनिए और याद करिए और एक दो बार लिख के अभ्यास कर लीजिए। मैं समझता हूँ आपको उस टॉपिक से जुड़ा हुआ अधिकांश प्रश्न आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जीव विज्ञान में दो टॉपिक, एक उत्सर्जन तंत्र और दूसरा करेंगे कंकाल तंत्र। सीधा सीधा एक एक लाइन का क्वेश्चन याद करिएगा छात्र, लेकिन कुछ समझाते भी चलेंगे। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर क्या है कि शरीर में जो है कुछ उत्सर्जी पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनता रहता है। जैसे अब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो वह CO2 में बदल जाता है। हम लोग भोजन में जो प्रोटीन खाते हैं वह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। फिर भोजन में कुछ ऐसा अपच पदार्थ होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इस हानिकारक पदार्थों को निकालने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं को कई संघ में बांटा गया है। आप पहला याद करिए, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में दो शामिल है, एक मेढक शामिल है और एक स्तनधारी शामिल है। मेढक से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। मेढक उभयचर है। उभयचर उसको कहते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहता है और उभयचर को ही एम्फीबिया भी कहा जाता है। एम्फीबिया। मेढक में निषेचन क्रिया, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया कहाँ होता है? तब आंसर होता है जल में। फिर नर मेढक जो है ध्वनि उत्पन्न करता है, मादा मेढक जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। मेढकों में श्वसन क्रिया कहाँ से होता है? त्वचा से होता है। मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? तब टोडपाल कहते हैं, टोडपाल। फिर इसके बाद स्तनधारी, जिसको ममेलिया कहते हैं। यहाँ पर एक बात मेढक के और देख लीजिए कि यह जो है शीत रक्तीय होता है, मतलब जो उभयचर है उसका रक्त ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। ये हो गया यूरियोटेलिक से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न। और अब अगला देख लीजिए अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक संघ के जंतु कौन कौन हैं? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है एनिलीडा। सीधा आता है केचुआ किस जंतु संघ में है? तो केचुआ जो है एनिलीडा में है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसानों का मित्र किसको कहते हैं? तो केचुआ को कहा जाता है। केचुआ में नेत्र होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। केचुआ एक लिंगी जीव है कि द्विलिंगी? तो आंसर होता है द्विलिंगी, मतलब नर गुण और मादा गुण दोनों एक ही जीव में होता है। और द्विलिंगी जीव को हर्माफ्रोडायट कहते हैं, हर्माफ्रोडायट कहा जाता है। फिर केचुआ का जो उत्पादन होता है, केचुआ का उत्पादन कहा जाता है वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुआ के उत्पादन को वर्मी कल्चर कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आता है मोलस्का। ये मोलस्का संघ के जंतु में कौन शामिल है? तो मोलस्का का एक विशेषता है कि
कि इसका रक्त जो है नीला हरा होता है। जैसे मनुष्य का रक्त लाल होता है, उसी तरह से उसका रक्त नीला हरा होता है। और एनिलीडा और मोलस्का दोनों का गुण किस जंतु में पाया जाता है? तो नियोपिलीना। जैसे आपको याद कर लेना है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन है? तो विषाणु है, वायरस है। वायरस शब्द या वायरस का खोज जो है किसने किया है? तो वायरस का खोज इवानोवस्की ने किया है, इवानोवस्की ने। इस तरह से ये हो गया आपका उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर यूरियोटेलिक संघ के जीव और अमोनोटेलिक संघ के जीव हैं। फिर मनुष्य का उत्सर्जी अंग, कि मनुष्य में कौन कौन उत्सर्जी अंग है? तो उसमें है वृक्क, गुर्दा, किडनी। मनुष्य में कई उत्सर्जी अंग है, लेकिन आता है सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो आंसर होता है वृक्क, गुर्दा या किडनी। वृक्क का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में करते हैं। मनुष्य में वृक्क का संख्या कितना होता है? एक जोड़ी होता है। वृक्क का भार कितना है? 140 ग्राम है। वृक्क का आकार जो है सेम के बीज के समान होता है। फिर उसके बाद है कि वृक्क जो हो गया, उसका ऊपरी जो भाग होता है, वृक्क का ऊपरी भाग, इसको कार्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स। और अंदरी भाग जो है उसको मेडुला कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला। इस वृक्क में से सूक्ष्म नली नुमा रचना रहता है और उस नली नुमा रचना को वृक्कक नेफ्रॉन कहा जाता है, वृक्कक नेफ्रॉन। और इसका काम है क्या? रक्त को शुद्ध करना। रक्त को शुद्ध वृक्कक या नेफ्रॉन या गुर्दा करता है। इसीलिए वृक्कक या नेफ्रॉन को वृक्क का कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। एकदम सीधा प्रश्न के रूप में है छात्र, आप इसको एक बार दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आता है कि वृक्क का एक और काम क्या है? तो शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करना। आपको पता है कि शरीर के कुल भार का 70% क्या है? जल है। और यह भी पता है कि जल भोजन को पचाने में सहायक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर जो वृक्क है, इसमें एक पदार्थ जम जाता है तो एक रोग होता है, पथरी रोग। तो उस पदार्थ का नाम आपको याद करना होगा, आता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने से कौन सा बीमारी होता है? तो पथरी या अस्मरी रोग होता है। और ओल, कुछ ओल आप खाइएगा तो आपका मुंह में खुजली जैसा होता है। वह खुजली किस कारण से होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण से होता है। इसीलिए जिसको पथरी रोग है उसको ओल नहीं खाने का सलाह दिया जाता है। आपको याद है कि फेफड़ा में भी रक्त शुद्ध होता है और वृक्क किडनी में भी रक्त शुद्ध होता है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। फेफड़ा में रक्त में जो उपस्थित है CO2 उसको शुद्ध करता है और बाकी जो अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध करने का काम वृक्क का है। वृक्क से जो अशुद्ध पदार्थ निकलता है वह सब मूत्र से शरीर के बाहर निकल जाता है। आता है मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 होता है और मूत्र में
होता है क्या, मूत्र में जो है 95% जल है, 2% लवण है और 2.7% यूरिया होता है। ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, बहुत आते रहता है, तो आंसर होता है यूरोक्रोम के कारण से। आप देख रहे होंगे प्रश्न। फिर इसके बाद जब वृक्क कार्य नहीं करता है तो शरीर में अशुद्ध रक्त का मात्रा बढ़ जाता है, तो कृत्रिम रूप से शुद्ध रक्त चढ़ाया जाता है, शुद्ध रक्त, और शरीर से अशुद्ध रक्त निकाला जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है डायलिसिस या अपोहन। डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। फिर इसके बाद जो है और भी कई अंग है जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालता है, जैसे फेफड़ा है। फेफड़ा क्या करता है, CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। त्वचा के ऊपर स्वेद, त्वचा के नीचे जो है स्वेद ग्रंथि होता है, जहाँ से पसीना के रूप में यूरिया और लवण निकलता है। त्वचा के लिए आप 3-4 क्वेश्चन याद कर लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तब आंसर है त्वचा है। और त्वचा का रंग गोरा और काला किसके कारण होता है, मेलानिन। मेलानिन जितना अधिक होगा वह त्वचा काला होगा, और मेलानिन कम रहेगा तो त्वचा जो है गोरा होता है। सीधा याद कर लीजिए, त्वचा का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं, तो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। आपने देखा छात्र, आपका उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने लाया गया है। अब इसको एक बार आप क्रॉप कर लीजिए और इसके बाद तुरंत लगातार हम लोग दूसरा तंत्र शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉप करिएगा, तब जो है आपको अगला आएगा टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र एकदम पूरा अच्छी तरह से आपको याद हो गया है। अब अगला देखिएगा, अगला तंत्र कौन है, तब वहाँ पर हम लोग करेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र करेंगे, स्केलेटन सिस्टम। सीधा याद करना है कि कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो हड्डियों और कंकालों के समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन याद करिएगा कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में। इस तरह का 10-15 क्वेश्चन बराबर आते रहता है कि शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो एनाटोमी में। फिर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। देख रहे हैं, तो इस तरह का आप याद करते रहिएगा। हमारा YouTube चैनल पर आप आइएगा, इस तरह का महत्वपूर्ण शाखा का चर्चा किया हुआ है। अब कंकाल तंत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न याद करिए। आता है नवजात शिशु जो उत्पन्न हुआ तुरंत, हड्डियों का संख्या कितना है, 300। फिर बालक में हड्डियों का संख्या 208, वयस्क में 206 है। फिर हड्डियों का निर्माण जो है किसके कारण होता है,
तब कैल्शियम फास्फेट से होता है, कैल्शियम फास्फेट से। और इसी कैल्शियम के कारण हड्डियों में कठोरपन आता है। मनुष्य का हड्डी कैसा होता है? सरंध्र, उसमें छोटा छोटा छेद होता है। जैसे पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का हड्डी कैसा होता है? तो बातिल या खोखला होता है, बातिल या खोखला। और सबसे बड़ा पक्षी तो आपको याद है शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है, जिसको हेलीकॉप्टर बर्ड कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर है, जांघ में है। सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स कान में है। और सबसे कठोर हड्डी जबड़े का हड्डी है, जबड़े का हड्डी हो गया। फिर इसके बाद जो है आपको और बात याद करना है कि हड्डी एक प्रोटीन से बना है, और वह प्रोटीन कौन है? ओसिन नामक प्रोटीन है। शरीर के कुल भार का 14% हड्डी है, 14% हड्डी है, ध्यान रखिएगा। और एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों का भार जो है 10 किलोग्राम है। कितना है? 10 किलोग्राम। फिर इसके बाद जो है आपको आगे बढ़िएगा तो आता है कि कंकाल जो तंत्र है, इसको 2 भाग में बांट के याद करना है। अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। सीधा क्वेश्चन याद करिएगा कि अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों का संख्या कितना है? 80, और यहाँ पर 126 है। फिर अक्षीय कंकाल को 3 भाग में, एक है खोपड़ी, और फिर खोपड़ी में 2 भाग, ऊपर वाला जो ये भाग है इसको कपाल कहते हैं। और चेहरा, सीधा क्वेश्चन आता है खोपड़ी में हड्डियों का संख्या कितना है? 22। कपाल में कितना है? 8। और चेहरा में कितना है? 14 हड्डी। और जो खोपड़ी में हड्डी है वो एक धागा से बंधा रहता है, और उस धागा को सीवन ध्यान रखिएगा कहा जाता है। हड्डियों को जो बांधा जाता है उसको क्या कहा जाता है? सीवन कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है आगे और याद करिएगा। तब अगला हो गया पसलियाँ, जिसको रिब्स कहते हैं, यहाँ पर होता है। और इसका संख्या याद रखिएगा 12 जोड़ी होता है। और यह क्या करता है? हृदय को, फेफड़ा को सुरक्षित रखता है। फिर इसके बाद जो है रीढ़ है या मेरु रज्जू है। जो रीढ़ होता है वह क्या करता है? मनुष्य को खड़ा होने में, मनुष्य को चलने फिरने में, सर और धड़ को स्थिर रखने में सहायक होता है। और यह इस तरह का इसे छोटा छोटा हड्डी होता है, जिसको कशेरुक कहते हैं। प्रारंभ में इसका संख्या 33 होता है और बाद में इसका संख्या 26 हो जाता है। और यह कशेरुक अपने स्थान से इधर उधर जब हो जाता है तो काफ़ी तेज दर्द होता है। उस तेज दर्द को क्या कहा जाता है? याद कर लेना है, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस। फिर इसके बाद है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र को 2 भाग में, एक हाथ का हड्डी और एक पैर का हड्डी। अब आता है क्वेश्चन कि कंधा से लेके केहूनी तक जो हड्डी है, जैसे चित्र बना देते हैं, ये कंधा से केहूनी तक हो गया, इसको ह्यूमरस कहते हैं। फिर इसके बाद जो है कंधा, यहाँ केहूनी से कलाई तक, इस हड्डी का नाम है रेडियस
अलना। सीधा क्वेश्चन आता है, कलाई का हड्डी को क्या कहते हैं? तो कलाई यहाँ पर है, इसके हड्डी को कार्पल्स कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर यह हथेली हो गया, हथेली को हड्डी को मेटाकार्पल। और ये जो अंगुली है, अंगुली के हड्डी को फैलेनजेज, फैलेनजेज कहते हैं, हाथ का हड्डी। अब प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर 3 यहाँ से दे देगा हाथ का हड्डी और एक कोई और हड्डी दे देगा, पूछेगा निम्न में कौन सा हाथ का हड्डी नहीं है। या सीधे आ जाता है कि कलाई का हड्डी को क्या कहा जाता है, इस तरह से। फिर अगला है पैर का हड्डी, तो जांघ से लेकर घुटना तक जो हड्डी है उसको फीमर कहते हैं, जो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। और फिर घुटना से लेकर एड़ी तक 2 हड्डी होता है, एक फीबुला और एक टीबिया। ध्यान रखिएगा ये सब, फीबुला टीबिया। फिर यहाँ पर एड़ी है, एड़ी, और एड़ी के हड्डी को टार्सल्स कहते हैं, टार्सल। और ये जो तलवा है, इसके हड्डी को मेटाटार्सल्स कहते हैं। और जो अंगुली का हड्डी है, इसको भी फैलेनजेज कहा जाता है, फैलेनजेज कहते हैं। तो हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी से जुड़ा हुआ सब हड्डी आप देख रहे हैं। अब इसके बाद एक याद कर लीजिए, और संधि आता है, ज्वाइंट, कि 2 या 2 से अधिक हड्डियां जहां मिलता है उसको क्या कहा जाता है? तब होता है उसको संधि स्थल कहा जाता है। सीधे याद कर लेना है, संधि स्थल का अध्ययन सिंडस्मोलॉजी, जैसे हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में, और जो ज्वाइंट होता है, इसे घूम रहा है, ज्वाइंट का अध्ययन सिंडस्मोलॉजी में किया जाता है। और ये जो 2 हड्डी जहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है, इस हड्डी और इस हड्डी को बांधने का काम कौन करता है? तब है आंसर लिगामेंट है, लिगामेंट। फिर इस ज्वाइंट में एक द्रव होता है, साइनोवियल द्रव, और इसी द्रव के कारण हड्डी जो है आसानी से ऐसे घूमता रहता है। और जैसे जैसे आयु बढ़ता जाता है तब क्या होता है? तब जो है सो यहाँ जोड़ में दर्द होता है, और उस दर्द को क्या कहा जाता है? तो गठिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आप और क्वेश्चन जो है सीधा सीधा याद कर लीजिए, कंकाल तंत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो आते रहता है कि उभयचर जो होता है, उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं होता है, बाह्य कंकाल नहीं होता है। फिर हड्डी की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ध्यान रखिएगा, हड्डी में जो कोशिका होता है उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और हड्डी के ऊपर जो मांसपेशी सब होता है, हड्डी और मांसपेशी को बांध के रखने का काम कौन करता है? तब आंसर होता है टेंडन। जो वहाँ पर लिखा हुआ है, टेंडन का काम है हड्डी और मांसपेशियों को बांध कर रखता है। मांसपेशियों से जुड़ा हुआ बात आप ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मायोलॉजी और सार्कोलॉजी में किया जाता है। पुरुष के कुल भार का 42% और महिलाओं के कुल भार का 35% मांसपेशियां होता है। और मनुष्य में औसत रूप से लगभग 650 मांसपेशियां होता है।
सीधा याद करना है सबसे बड़ा मांसपेशी, सबसे छोटा मांसपेशी। तो मनुष्य में सबसे बड़ा मांसपेशी बटाक, ध्यान रखिएगा, बटाक। और फिर जो है सो आता है सबसे छोटा मांसपेशी कौन है? अस्टेपीडियम, जो कान में होता है, अस्टेपीडियम। हड्डी से जुड़ा हुआ कुछ रोग भी आप याद कर लीजिए। जैसे आपको यहाँ पर गठिया कराया गया था, जो साइनोवियल द्रव के कमी के कारण होता है। फिर इसके बाद जो है आप और याद कर लीजिए, उसमें जो है क्या है, तब आता है ऑस्टियोप्रोसिस, और यह जो है उसमें कैल्शियम का मात्रा जो है कम जाता है। इसी तरह से एक रोग है गाउट, और यह रोग कब होता है? तब जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब होता है। आपने देखा छात्र, एकदम तेजी से और एक लाइन का सीधा प्रश्न आपको दो तंत्र से लाया गया है। एक पहले किया गया उत्सर्जन तंत्र और एक कंकाल तंत्र, दोनों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे देखिए और प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करके देखिए कि यहाँ से प्रश्न आपको मिलता है या नहीं मिलता है। यदि हमारा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। नया जो लोग आए उनसे खास करके आग्रह है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सब्सक्राइब से हम लोगों को मेहनत करने का इच्छा बढ़ता है। धन्यवाद।